साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण बात उन तमाम साथियों के लिए जो यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियो देखकर कॉल बुक करते हैं, किसी की सर्विसेज लेते हैं और उन सर्विसेज से ये उम्मीद रखते हैं कि उनको प्रॉपर सर्विस मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले और ये उनका अधिकार होता है। तो साथियों, आज मैं आपको इस YouTube वीडियो के जरिए सिर्फ और सिर्फ ये जानकारी देना चाहता हूं कि यदि आप लोन डिफॉल्ट कर चुके हैं, यदि आप लोन के दलदल में धंस चुके हैं, यदि अभी तक आपका लोन डिफॉल्ट नहीं हुआ है लेकिन आप ऐसी मुसीबत में फंस चुके हैं जहां आपके पास कोई विकल्प नहीं है और लोन आपका डिफॉल्ट होना ही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक आम व्यक्ति गूगल सर्च करता है, फेसबुक सर्च करता है, यूट्यूब पर वीडियो देखता है, इंस्टाग्राम पर वीडियो देखता है। इस वीडियो को शुरू करने के साथ ही मैं ये कहूंगा कि हमारे जो तमाम कॉल बुकिंग दर्शक हैं उनको ये वीडियो में पर्सनली शेयर कर रहा हूं ताकि इस वीडियो को वो देखें और समझें, और वह तमाम लोग जो लोन के दलदल में फंसे हुए हैं, यदि वह किसी भी लॉ फर्म को, किसी भी एडवोकेट को, किसी भी लीगल एक्सपर्ट को अपने वर्क के लिए हायर करते हैं, यदि उनकी कॉल बुकिंग करते हैं, यदि उनके क्लाइंट बनते हैं, तो उन्हें क्या ध्यान रखना जरूरी है। ये बात वीडियो पूरा सुने, विस्तार से सुने, एक एक बात समझ में आ जाएगी। अब ये बात है कि किसी व्यक्ति के यदि कोई सिक्योर्ड लोन है, चाहे वो होम लोन है, चाहे वो प्रॉपर्टी पर मॉर्गेज लोन है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लोन है, चाहे वो व्हीकल पर लोन है, इस मामले में हमारा कहना यही होता है कि आपको अपने नजदीकी वकील साहब से मिलना चाहिए। आप ऑनलाइन केवल सलाह ले सकते हैं, लेकिन वर्किंग जो होनी है वो आप अपने नजदीकी एडवोकेट के माध्यम से कराएं तो बेहतर होगा। अब बात अनसिक्योर्ड लोन की कर रहे हैं, वह लोन जो आपको आपके बेहतर सिविल रिकॉर्ड, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखकर आपको दिया गया था, जिसमें ईसीएस से आपका पेमेंट कट रहा है और कोई प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज नहीं रखी है। अब ये लोन क्या होता है कि आसानी से मिल जाता है, यानी किसी व्यक्ति का सिक्योर्ड लोन 1, 2 या 3 होंगे, लेकिन किसी व्यक्ति के अनसिक्योर्ड लोन 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो यहां पर यदि आप लोन के यानी कि कर्ज के दलदल में धंस चुके हैं, आपको ईएमआई अब पे करना मुश्किल हो गया है, आप अपने मन में गलत गलत ख्याल ला रहे हैं, आपके पास कोई चल अचल संपत्ति नहीं है कि निस्तारण करके आप उनका लोन का सेटलमेंट भी कर दें। ऐसी स्थिति में इंसान यूट्यूब पर जाता है, फेसबुक पर जाता है, गूगल पे जाता है, इंस्टा पे जाता है और जो कीवर्ड उसके मन में आए, लोन डिफॉल्टर्स के हक और अधिकार, लोन नहीं भरा तो क्या होगा, लोन माफ होगा क्या, बैंक क्या कार्रवाई करेगा, लोन नहीं भरा तो बैंक क्या एक्शन लेगा, रिकवरी एजेंट हरेसमेंट, विभिन्न प्रकार के कीवर्ड डालकर वह वीडियो सर्च करते हैं। अब वीडियो पर मैं आपको कहूंगा कि कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रशिक्षित ऐसे लोग भी हैं जो एडवोकेट्स नहीं है, कई एडवोकेट्स भी हैं जो इस मामले में नॉलेज दे रहे हैं, कई लोग रिकवरी एजेंट के संदर्भ में बात कर रहे हैं, कई लोग रिकवरी के कॉल्स वगैरह को डाल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल को देखो, आप ये मत करो कि किसी एक चैनल को देखो। जब आप इस चीज में डिसीजन लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जितने भी चैनल है ना, आप उन सारे चैनल को देखो और समझो, और फिर आपको यह तय करना है कि इन सारे चैनल में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऑथेंटिक है, जो मुद्दे की बात कर रहा है, जिसके कंटेंट यूनिक है, जो नई नई बातों की जानकारी लोन के बारे में दे रहा है। यह आपको सर्च करना है। अब आपके सामने 2 विकल्प हैं, या तो अपने जो
ऑफलाइन एडवोकेट्स होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें या आप किसी ऑनलाइन एडवोकेट से कांटेक्ट करें। लेकिन अब किसी से भी कांटेक्ट करते हैं, किसी भी एडवोकेट से यदि आप कांटेक्ट करते हैं तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपने लोन की डिटेल तैयार करनी है। अब डिटेल कैसी तैयार करनी है? एक चार्ट मेरे डिस्प्ले पे आ रहा है जिसके अंदर एनबीएफसी का नाम, लोन अमाउंट, लोन अकाउंट नंबर, ईएमआई कितनी है, कितनी ईएमआई चुका दी, कितनी ईएमआई बाकी है, कब से डिफॉल्ट है, क्या सिक्योरिटी पे कोई चेक वगैरह दिए हुए हैं क्या, ये पूरी डिटेल आपको बनाकर आपको ले जानी है। और जब ये जानकारी बनाकर लेके जाओगे ना तो सामने वाला बड़ी सहजता और सरलता के साथ आपको कम बात किए सारी जानकारी दे सकता है। आप यदि किसी से ऑनलाइन भी चर्चा करते हो तो आप जिसकी भी कॉल बुकिंग कर रहे हो उससे कॉल बुक कराकर पहले ऐसा चार्ट बनाकर उसके नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए। और कॉल बुकिंग पे जब बात होती है तो आप कहिए कि मैंने आपको जो है डिटेल भेज दी है। अब वो डिटेल देखते हुए वह व्यक्ति आपको सजेशन देगा। एक लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट्स कभी भी आपको एक ही सजेशन सभी लोगों को नहीं देता है। आपकी उम्र क्या है, आपका रोजगार क्या है, आपके कितने लोन है, आपकी कितनी ईएमआई डिफॉल्ट है, क्या आपने लोन बिल्कुल ही पे नहीं किया है, क्या आपने 50% पे कर चुके हो, यानी कि जो भी आपकी जानकारी उनको मिलेगी उस जानकारी के आधार पर वह आपके लिए बेहतर सजेशन दे सकते हैं। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा साथियों कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए लोन मॉरेटोरियम हो, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए लोन रिस्ट्रक्चर ही हो, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए लोन माफी हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपकी उन सारी डिटेल को देखकर उन सारी चीजों को एनालिसिस करके एक लीगल एक्सपर्ट आपसे कुछ सवाल पूछता है और वो सवाल पूछता है कि आपकी उम्र क्या है, आप क्या काम करते हो, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी आमदनी क्या है, आपकी टोटल ईएमआई इतनी है, और इसके अलावा जो लोन ले रखा है उसमें आपका एड्रेस क्या है, हाल एड्रेस क्या है, मूल कहां के रहने वाले हो, फर्म पे लोन है तो फर्म का स्टेटस क्या है। इसके अलावा भी ढेरों क्वेश्चंस होते हैं और जब तक इन क्वेश्चंस को आप क्लियर नहीं करोगे ना कोई भी व्यक्ति आपको एक अच्छी राय नहीं दे सकता है। अब बात ये होती है कि मान लीजिए आपने कोई ऑनलाइन एडवोकेट किया, किसी की ऑनलाइन लीगल सर्विसेज ली है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप किसी ऑनलाइन एडवोकेट से कंसल्ट कर रहे हैं तो उनसे सिर्फ कंसल्ट कीजिए। कंसल्ट करके उनकी बातों को सुनिए, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास करने के बाद आप इस संदर्भ में अपने नजदीकी, अपने क्षेत्रीय वकील से भी मिलकर उन बातों को कंफर्म कर सकते हो ऐसा होता है क्या। लेकिन जिस भी नजदीकी वकील साहब से आप कांटेक्ट करें ये जरूर ध्यान रखें कि उनको इन चीज की बारीकी से जानकारी हो, यानी कि इन चीजों में उन्होंने वर्क किया हो। भारत का न्याय शास्त्र, भारत का कानून इतना वृहद है कि प्रत्येक वकील को प्रत्येक टॉपिक की जानकारी हो यह असंभव है। और यही कारण है कि वकील की उम्र अगर 70 वर्ष भी हो ना तो यही कहा जाता है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है। अब साथियों मान लीजिए कि आपने किसी ऑनलाइन एडवोकेट की सर्विसेज ली। अब ऑनलाइन एडवोकेट की सर्विसेज लेकर आपने उनसे कॉल पे बात की और कॉल से बात करने के बाद उन्होंने आपको मान लीजिए लोन मॉरेटोरियम के लिए, लोन रीस्ट्रक्चर के लिए, रिकवरी एजेंट हरेसमेंट के लिए, 138 NI एक्ट सेक्शन 25 आर्बिट्रेशन मैटर, जितने भी मैटर में जो भी सजेशन दिया और उन्होंने आपको कह दिया कि प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। अब प्रायर नोटिस के साथ इंटीमेशन लेटर भी आता है, आप अपने नजदीकी वकील साहब से मिलकर भी तैयार करवा सकते हैं और ऑनलाइन जो एक्सपर्ट एडवोकेट है आप उनसे भी तैयार करवा सकते हैं। और हमारा कहना ये होता है कि इस मैटर में कभी भी आप नोटिस भेजें तो आपको अपने नाम से ही भेजना चाहिए। अब मान लीजिए आपने नजदीकी एडवोकेट से तैयार कराया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप किसी ऑनलाइन एडवोकेट की सर्विसेज ले रहे हैं और फिर आपकी सारी बातें डन हो गई तो आपको सबसे पहले ये डन करना है कि आपको मेरा काम शुरू से लेकर अंत तक करना है, यानी कि प्रायर नोटिस से लेकर लास्ट जब तक मुझे जरूरत पड़ेगी आप रिप्लाई बनाकर मुझे PDF फाइल देते रहेंगे। और जब भी वो कोई PDF बनाकर आपको देना, कोई भी, जैसे कि 2 प्लेन पेज है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए उन्होंने आपको कोई PDF फाइल दी
अब वो पीडीएफ 2 पेज की है, तो अब आपको ये देखना है कि उस नोटिस को कितनी जगह भेजना है, कॉर्पोरेट ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, और यदि आपने किसी ब्रांच जाकर लोन लिया है तो ब्रांच ऑफिस। तो अगर 3 एड्रेस हो रहे हैं तो आपको टोटली 4 कॉपी निकालनी है। तीनों एड्रेस पे आपको तीनों ही कॉपीज पर दोनों पेज पर आपको साइन करने हैं और एक एक लिफाफे में डालकर 2 में कंपनी का पूरा नाम लिखना है और फ्रॉम में खुद का नाम लिखना है और खुद का नाम लिखकर आपको अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखना है। और जब आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें तो जो डाक विभाग में कर्मचारी आपके मैटर को इंटर कर रहा है उसे ये जरूर कहिए कि सर इसमें मेरा मोबाइल नंबर भी डालो, ताकि ये जब पोस्ट हो जाए तो डिलीवर हो जाए तो मुझे मैसेज आ जाए। साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा कि एक ही नोटिस है, अगर 3 जगह भेज दो तो केवल 4 कॉपी निकालनी है और केवल साइन करना है, कोई राइट मार्क टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। डेट लिखा, साइन की, लिफाफे में डाला और भेज दिया। लेकिन 8 दिन बाद गूगल पे सर्च करना है इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग। जो ट्रैकिंग आईडी का कोड है ना, जो आपकी रसीद पे अंकित है, आप उसको डाल के उसको ट्रैक करेंगे और उसमें जब लिखा आ जाए आइटम डिलीवर्ड तो उसकी प्रिंट आउट निकाल लेना। अगर 3 पे भेजा है तो तीनों की निकाल देना, 2 जगह भेजा है तो दोनों की निकाल देना। इसके बाद निकाल दिया आपने, उस नोटिस का कोई रिप्लाई आता है ना, तो आपको उसका रिप्लाई भी देना है। हर नोटिस का जवाब देना यह आवश्यक नहीं है, लेकिन कौन से नोटिस का जवाब देना यह आवश्यक है, यह आपको वह एक्सपर्ट एडवोकेट बताएंगे जिनकी आप सर्विसेज ले रहे हैं। अब दूसरी बात यह है, मैं एक बात खुली कह देता हूं कि आपने किसी की सर्विसेज ली है तो आप ये बिल्कुल न समझे कि आपने उनको खरीद लिया है। यानी कि उस व्यक्ति का कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, आपको उसी टाइम पर कॉल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉल्स के मैटर में कहते हैं 6 बजे से लेकर 9 बजे तक शाम का। इस बीच में यदि आपका कॉल आया और वह वेटिंग पर भी आया तो आपको कॉल किया जाएगा। दूसरी बात यह कि कॉल बुक पर बात करते समय यह जरूर बात कर ले, कॉल बुक कराने से पहले या फिर क्लाइंट सर्विसेज लेने से पहले, कि सर हम आपको कितनी बार बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आपने एक ही बार फोन किया, एक बार में उन्होंने आपको जवाब दे दिया और दूसरी बार आप उनको फोन करो तो वो कहे सॉरी आपको वापस कॉल बुक करनी पड़ेगी। ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। यानी कि किसी की कॉल बुक सर्विसेज आप ले रहे हो तो वह एक बार हो और जो कम से कम ये है कि लंबी चले। लंबी चलने का मतलब ये है कि यदि आपने कॉल बुक सर्विसेज जो है वो नवंबर 2024 में लिए और मान लो लोन के मैटर में लिए, तो लोन के मैटर में जब भी आपको दिक्कत आए, आपको कोई नोटिसेज आए, आप उनको व्हाट्सएप करें और उनके तय समय पर आप उनको कॉल कर पाए, ये चीज जरूरी है। और यदि आप अपनी वर्किंग उनको देते हो तो टिल लास्ट वो आपकी पूरी वर्किंग कर पाए, ये भी जरूरी है। अब हमारे एक फॉलोअर साथी ने पूछा कि सर यूट्यूब पर ढेरों चैनल्स है, अब ढेरों चैनल्स में हम ये तय नहीं कर पाते हमें किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। तो यहां पर हमारी प्राथमिकता सभी को यही होती है और हमें भी कोई कॉल बुक करके बात करता है तो हम उन्हें एक ही बात कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने नजदीकी एडवोकेट, अपने क्षेत्र के एडवोकेट से मिलें। यदि वहां पर आपको लगता है कि उनके चार्जेस ज्यादा है, वो आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि अभी अपने को कुछ नहीं करना है, जब कंपनियों के नोटिस आएंगे तब देखेंगे, अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तब ही आप ऑनलाइन एडवोकेट की सर्विसेज में, ऑनलाइन लीगल सर्विसेज में जाइए। अब मान लीजिए आप ऑनलाइन लीगल सर्विसेज के अंदर जा रहे हैं, अब ऑनलाइन लीगल सर्विसेज के अंदर जा रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई चैनल देखा, पर्टिकुलर एक चैनल। अब चैनल हो सकता है व्यक्ति के नाम से हो या हो सकता है व्यक्ति के कोई अलग नाम ले रखा हो, जैसे मैं उदयपुर मेवाड़ का हूं तो चैनल का नाम मेवाड़ भी हो सकता है, लेकिन चैनल को ऑपरेट करने वाला कौन है आपको ये देखना है। जो नाम चैनल का मिल रहा है या जो चैनल पर वीडियो बना रहे हैं ना, उस व्यक्ति का नाम बाकायदा आपको सर्च करना चाहिए। फेसबुक पे भी सर्च करना चाहिए, इंस्टाग्राम पे भी सर्च करना चाहिए, यूट्यूब पे भी सर्च करना चाहिए, डेली हंट्स पे भी चेक करना चाहिए, जस्ट डायल पर भी चेक करना चाहिए और गूगल पे भी सर्च करना चाहिए। और किसी व्यक्ति को सर्च करने पर यह देखो कि वह व्यक्ति इस फील्ड में यानी कि सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव है तो कब से। आप उस व्यक्ति की पुरानी पोस्टों के अंदर जाओ कि कितनी पुरानी इस व्यक्ति की पोस्टें हैं। आप उस व्यक्ति की कम्युनिटी पोस्ट में जाओ, आप उस व्यक्ति के फेसबुक पे जाके फोटोग्राफ में जाओ कि आखिर उस व्यक्ति ने कभी कोई ऐसा काम भी किया है कि वह अखबारों में भी आया कि नहीं आया।
मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि आप किसी पर ऑनलाइन भरोसा करते हैं ना, तो उस भरोसे में यदि आपके साथ विश्वासघात होता है और धोखा होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप है, कोई दूसरा नहीं। आपको एनालिसिस करना है। आप उस इंसान को गूगल पर सर्च कर सकते हैं और गूगल पर उस इंसान के रिव्यूज देख सकते हैं। अब कई लोगों का कहना यह होता है कि सर रिव्यूज तो फेक भी हो सकते हैं। तो यहां पर मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूं कि फेक रिव्यू और असल रिव्यू को पहचानने का फर्क होता है। आप कभी भी जाए, कोई व्यक्ति रिव्यू कर रहा है ना, उस रिव्यू को खोले और उस व्यक्ति में यह देखे इस व्यक्ति ने कितने लोगों को डिफरेंट रिव्यू कर रखे। यानी कि असल रिव्यू को पहचानना भी एक सोशल मीडिया में जो चलाता है वो अपने आप जानकारी रखता है। उसके बाद सर आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करूंगा कि जिस व्यक्ति की ऑनलाइन सर्विसेज ले रहे हैं वो व्यक्ति कहां रहता है, क्या उसके ऑफिस का या घर का एड्रेस जो है उसके सोशल मीडिया पर पोस्ट भी है कि नहीं। आप देखें, आप उसके यूट्यूब में जाए, उसके डिस्क्रिप्शन में देखें, डिटेल में देखें। आप फेसबुक पे जाए, फेसबुक पे सर्च करें। आप गूगल पे जाए, गूगल पे सर्च करें, क्या उसके ऑफिसेस के एड्रेस सभी आईडियों पर सिमिलर है कि नहीं। उसकी पुरानी वर्किंग को देखें। अगर आपको मन में ये डाउट हो ना, जैसे एक आर्बिट्रेटर महोदय आर्बिट्रेटर के नोटिस भेजते वो एड्रेस पे है ही नहीं, आप जानबूझ के एक लेटर, सिर्फ वेलकम लेटर, चाहे वो दीपावली संदेश का हो, नए साल की शुभकामना की हो, या फिर आप कोई स्पेशल वीडियो उनसे बनवाना चाहते हैं, वो टॉपिक्स लिखकर आप उनके नाम पर जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दीजिए। अब जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट आप भेजोगे, अब वो उस एड्रेस पे होंगे तो उनको डिलीवर्ड होगा, नहीं होंगे तो नो सच पर्सन, रॉन्ग एड्रेस, कुछ भी लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन ये आपको भी ध्यान रखना है कि आपको एड्रेस करेक्ट लिखना है। ऐसा नहीं जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं एक मेरी बात कहूं कि हमारा एड्रेस एडवोकेट नरेंद्र जोशी 452 लोढ़ा कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान है, और आपने 452 ही उड़ा दिया, तो ये तो गलत है। तो इस प्रकार से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये बात जरूर है साथियों कि ऑनलाइन किसी की सर्विसेज ले तो आप उसको अच्छी तरीके से वेरीफाई करें। और उसके बाद यदि किसी से आप लीगल नोटिस बनवाते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए, एक नोटिस की कॉपी पीडीएफ करके रिकॉर्ड में मत रखिए, अपने पास हार्ड कॉपी रखें। और जो डाक रसीद आती है ना, वो कभी भी उन नोटिस के जो पीछे का ब्लैंक पेज होता है ना, आप उस पर चिपका दीजिए। 8 दिन बाद डिलीवरी रिपोर्ट क्यों निकालनी है, फिर कह रहा हूं, क्योंकि 60 दिन बाद डिलीवरी रिपोर्ट हट जाती है, सिस्टम पे अवेलेबल नहीं रहेगी। गूगल पे ये बात मान के चलना 8 दिन में निकालनी है। फिर आपको रिप्लाई आए, आर्बिट्रेशन नोटिस आए, हियरिंग नोटिस आए, अवार्ड आए, जो आए ना, आप उसका रिप्लाई करो। साथियों, लोन के दलदल में फंसने का मतलब ये नहीं है कि जीवन को त्याग दे, घर छोड़कर भाग जाए, बीवी बच्चों को अनाथ कर दे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम चाहते हैं कि आज का जो वीडियो है ना, हमारे हर लोग सुने, क्योंकि कारण ये है, लोग ये चाहते हैं कि लोन सेटलमेंट हो जाए। लोन सेटलमेंट ऐसे ही होगा क्या रिकवरी एजेंट अपना काम छोड़ देंगे? रिकवरी एजेंट के लिए इंटीमेशन लेटर एक लक्ष्मण रेखा है जिसको वो लांघ नहीं सकते, लेकिन उसके लिए आपको भी अपनी कठोरता बरतनी पड़ेगी। साथियों, ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो कॉल बुकिंग करते हैं, आप अपना चार्ट बनाइए, चार्ट के साथ बात कीजिए। आप एक्सपर्ट एडवोकेट से बात करेंगे, वो कह देंगे आपके मैटर में प्रायर नोटिस की जरूरत है या नहीं है। अगर है तो मॉरिटोरियम की है, रिस्ट्रक्चर की है, या फिर किस चीज की है। आर्बिट्रेशन सेक्शन 25(138) एनआई एक्ट कैसे डिफेंस होगा, वो उसका प्लान करेंगे। और इसके साथ किस तरह आपका लोन सेटलमेंट कम से कम राशि में हो सकेगा, इसकी जानकारी देंगे। इंटीमेशन लेटर देंगे, रिकवरी एजेंट के हरासमेंट से बचाएगा। साथियों, इसी प्रकार के लीगल अपडेट और कानूनी जानकारियां हमारे यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। यदि आप किसी मैटर में यदि बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक इसलिए कंपलसरी है क्योंकि एक बार कॉल बुक करने पर आप चाहे 2 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार भी कॉल कर सकते हैं। और हमारे से जो कॉल बुक का एक्सपीरियंस लिया है, वो अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि हम फोन उठाते हैं या नहीं उठाते, बात होती है या नहीं होती है। चाहे 10 बार हो, 20 बार हो, लेकिन टाइम जो डिसाइड है वो होना चाहिए। साथियों, आपको कॉल बुक की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर पूरा विजिट करते हैं, एक एक इंफॉर्मेशन यदि आप देखते हैं ना, तो कॉल बुक की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन लंबी वार्ता करने के लिए, बार बार फोन करने के लिए, हर बार की सलाह के लिए कॉल बुकिंग कंपलसरी होती है, ताकि आपको ये नहीं पूछा जाए कि आप कौन बोल रहे हैं।
आपकी समस्याओं को सुनकर सहजता के साथ आपको जवाब दिया जाए, इसके लिए जरूरी है कॉल बुक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।